हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 की जो PDF है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज़ कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक इज। यहाँ पर दिया गया है कि जो पीडियाट्रिक है उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज शॉर्ट टर्म केयर ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की शॉर्ट टर्म केयर करना। ऑप्शन नंबर बी इज बेसिक केयर ऑफ द चाइल्ड, जो चाइल्ड है उसको बेसिक केयर प्रोवाइड करना। ऑप्शन नंबर सी इज कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ द होल चाइल्ड, कंटिन्यूअसली या प्रिवेंटिव केयर जो है वो प्रोवाइड करना चाइल्ड को। एंड टर्मिनली इल केयर ऑफ द चाइल्ड, या फिर जो चाइल्ड है उसे टर्मिनली इल केयर प्रोवाइड करना। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है पीडियाट्रिक का उसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा पॉइंट है जो कि सूट कर रहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ द होल चाइल्ड। जो एक नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया गया है पीडियाट्रिक का उसके अकॉर्डिंग जो है चाइल्ड को कंटिन्यूअसली प्रिवेंटिव केयर जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग द मेडिकेशन डोजेज फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो इन्फेंट हैं और चिल्ड्रंस होते हैं उनको यदि हमें मेडिकेशन का जो डोज देना है उसे हमें देने के लिए क्या बेस्ट या मोस्ट एक्यूरेट मेथड है उस डोज को कैलकुलेट कर के देने के लिए, मेज़र करके देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ वेट, ऑप्शन नंबर बी इज़ हाइट, ऑप्शन नंबर सी इज़ नोमोग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ बोथ वेट एंड हाइट। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जब हम मेडिकेशन दे रहे हैं चिल्ड्रन को तो हम इनमें से कौन सा जो है एक्यूरेट मेथड है जो यूज़ कर सकते हैं डोज को मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, वेट। वेट को हम मेज़र करते हैं जब भी हमें किसी इन्फेंट और चिल्ड्रन को जो मेडिकेशन देनी है तो वेट इन केजी जो है हम इसके अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को डोज का कैलकुलेशन करके देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एंटीरियर फॉन्टेनल इज़ क्लोज्ड एट। यहाँ पर पूछा गया है कि जो एंटीरियर फॉन्टेनल हैं वो कब क्लोज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ लेस देन 3 मंथ, 3 मंथ्स के पहले ही क्लोज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ 12 मंथ, 12 मंथ में क्लोज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ 12 to 18 मंथ में क्लोज होते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी 3 ईयर्स, या फिर 3 ईयर या फिर मोर देन 3 ईयर्स, 3 ईयर से ज़्यादा टाइम लग जाता है क्लोज होने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 12 to 18 मंथ लग जाता है जो इंटीरियर फॉन्टेनल्स होते हैं उन्हें क्लोज होने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इन्फेंट बॉर्न टू डायबिटिक मदर। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो प्रॉब्लम है जो कि कॉमन प्रॉब्लम नहीं है किसी इन्फेंट में जो कि डायबिटिक मदर का इन्फेंट हो, जो मदर है जो कि डायबिटीज़ से सफ़र कर रही हो उसके इन्फेंट में इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो कि प्रेजेंट नहीं रहेगी या जो कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ पॉलीसाइथीमिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मैक्रोसोमिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, हाइपरग्लाइसीमिया। जो इन्फेंट रहेगा डायबिटीज़ मदर का उसमें हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। डायबिटीज़ वाली मदर्स जो रहती हैं उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनमें हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और बाकी ये कंडीशंस भी समटाइम्स हो सकती हैं जैसे हाइपोकैल्सीमिया, पॉलीसाइथीमिया एंड मैक्रोसोमिया, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द रेशियो ऑफ लंग इन्फ्लेशन टू चेस्ट कंप्रेशन एंड कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि सीपीआर देते टाइम जब हम जो सीपीआर देते हैं तो उस टाइम पर जो लंग इन्फ्लेशन और चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो है वो कितना रहता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1:5, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1:2:5, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1:3 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 3:1। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 1:3 का जो है ये रेशो रहना चाहिए जब हम सीपीआर दे रहे हैं नियोनेट्स को तब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन रूम। यहाँ पर पूछा गया है न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन रूम का कितना आइडियल टेम्परेचर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ 37 से 39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी इज़ 32 से 34 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इज़ 28 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 25 to 27 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मली आइडियल टेम्परेचर कहलाता है न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन रूम का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाइल सक्शनिंग अ न्यूबॉर्न बेबीज माउथ एंड नोज विच पार्ट नीड्स टू बी सक्शन फर्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है यदि हम किसी न्यूबॉर्न बेबी को सक्शनिंग कर रहे हैं तो हमें उसके माउथ और नोज़ की सक्शनिंग करना है तो हम किस पार्ट को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे या उसे हमें फर्स्ट में जो है सक्शनिंग करना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ माउथ, ऑप्शन नंबर बी इज़ नोज, ऑप्शन नंबर सी इज़ देयर इज़ नो ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर नहीं है कैसे भी कर सकते हैं, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन प्रेजेंट। हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नोज़ में ज़्यादा सिक्रीशन है या फिर माउथ में, उसके अकॉर्डिंग सिक्रीशन को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए माउथ। हमें सबसे पहले जो है सक्शनिंग करते टाइम जो न्यूबॉर्न रहेगा उसके माउथ की सक्शनिंग हमें पहले करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन कैरिंग फॉर एन इन्फेंट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट विच पल्स मस्ट बी पाल्पेटेड टू डिटरमाइन कार्डियक फंक्शन। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हम किसी इन्फेंट की केयर कर रहे हैं जो कि कार्डियक अरेस्ट से सफ़र कर रहा है और हमें उसकी जो है पल्स को पाल्पेट करना है कार्डियक फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, तो हम इनमें से सबसे पहले कौन सी पल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ कैरोटिड पल्स, ऑप्शन नंबर बी सी इज़ पेडल पल्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ ब्रेकियल पल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रेडियल पल्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी पल्स के द्वारा हम जो है पेशेंट का कार्डियक फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स से हम जो है इन्फेंट का कार्डियक फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं और जो एडल्ट्स रहते हैं उनमें कैरोटिड पल्स को यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ सेजाइटल सूचर इज। यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो सेजाइटल सूचर किसे कहा जाता है, जो दो पैराइटल बोन्स को जॉइन करते हैं उसे सेजाइटल सूचर कहा जाता है। तो यदि ये जो सेजाइटल सूचर्स हैं ये क्या हो जाए प्री मैच्योर क्लोज हो जाए तो उसके लिए कौन सी टर्म यहाँ पर यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ स्कैफोसिफेली, ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑक्सीसिफेली, ऑप्शन नंबर सी इज़ एक्रोसिफेली एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एनेंसिफेली। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए स्कैफोसिफेली। दो पैराइटल बोन के बीच में जो सेजाइटल सूचर रहता है उसे यदि वो प्री मैच्योर क्लोज हो जाए तो उसके लिए स्कैफोसिफेली टर्म यूज़ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सनसेट साइन इज़ सीन इन द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पर पूछा है कि कौन सी कंडीशन में सनसेट साइन दिखाई देता है।
ऑप्शंस यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ हाइड्रोसिफेलस, ऑप्शन नंबर सी इज़ टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सीजर्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस वाली कंडीशन में सनसेट साइन जो है वो देखने को मिलता है पेशेंट में, न्यूनेट्स या चिल्ड्रन में। यहाँ पर आप जो है इमेज में देख सकते हैं, जो आइज़ रहती हैं आइज़ में ये सनसेट साइन देखने को मिलता है। जो आई बॉल रहेगा ये आई बॉल जो है इस तरीके से नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा और इस तरीके से सनसेट साइन की आइज़ जो है हमें देखने को मिलती हैं हाइड्रोसिफेलस वाले बेबी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एवरेज लेंथ ऑफ अ नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी इज़। यहाँ पर पूछा है कि न्यूबॉर्न बेबी की एवरेज लेंथ कितनी रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज़ 43 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 50 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर। नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी की जो एवरेज लेंथ रहती है वो 50 सेंटीमीटर रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज हैव अ बर्थ वेट ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है यदि जो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी है तो हम कब कंसीडर करेंगे, कितना बर्थ वेट रहेगा बेबी का इनमें से, जब हम उसे कंसीडर करेंगे कि जो बेबी है वो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1000 to 1500 ग्राम वेट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ 3000 to 2500 ग्राम वेट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ लेस देन 1000 ग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 2500 to 1500 ग्राम। तो यहाँ पर हमें एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी का बर्थ वेट बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी लेस देन 1000 ग्राम। यदि जो बर्थ वेट है न्यूनेट का वो यदि 1000 ग्राम से भी कम है तो हम उसे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी वाली कंडीशन में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंगारू मदर केयर इज़ नेसेसरी टिल बेबी अटेन्स अ वेट। यहाँ पर दिया गया है कंगारू मदर केयर हम कब तक दे सकते हैं, जब तक जो बेबी है इतना अमाउंट में वेट जो है वो गेन ना कर ले। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1500 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी बी इज़ 2500 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज़ 2000 ग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 3000 ग्राम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 2500 ग्राम। जब तक जो बेबी का वेट है वो 2500 ग्राम कंप्लीट ना हो जाए तब तक हमें कंगारू मदर केयर जो है हम वो एडवाइस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट इन लो बर्थ वेट इन्फेंट इज़। यहाँ पर पूछा गया है जो लो बर्थ वेट इन्फेंट रहते हैं उनमें इनमें से कौन सी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी इज़ ब्रेन डैमेज, ऑप्शन नंबर सी इज़ म्यूकस डैमेज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हेमरेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जो लो बर्थ वेट वाले इन्फेंट होते हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहता है वो रहता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन LBW लो बर्थ वेट बेबीज़ इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि जो लो बर्थ वेट बेबीज़ रहते हैं उन्हें हाइपोथर्मिया से मतलब कि टेम्परेचर कम होने से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी मेथड इनमें से यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ टेम्परेचर रिकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ हॉट स्पंजिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ वार्म चेन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कीप बेबी इन क्रेडल या फिर बेबी को क्रेडल में रखना।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, वार्म चेन। जो यहाँ पर LBW वाले पेशेंट्स रहते हैं, इनको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए हम वार्म चेन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप वार्म चेन देख सकते हैं। वार्म चेन जो है ये इसमें जो भी जैसे हाइपोथर्मिया से हमें प्रिवेंट करना है तो इसके लिए 10 स्टेप्स जो हैं इन्हें फॉलो किए जाना चाहिए। जैसे फर्स्ट वन इज़ वार्म डिलीवरी रूम, जहाँ पर डिलीवरी कराई जा रही है वो रूम जो है वो वार्म रहना चाहिए। जैसे ही बेबी बॉर्न होगा तो उसे इमीडिएटली ड्राई करना है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखना है। पेशेंट जो न्यूबॉर्न है उसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना है। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ A1 आवर के अंदर अंदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। बाथिंग एंड वेटिंग को पोस्टपोन करना है। अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग एंड बेडिंग, जो न्यूनेट है उसे प्रॉपर क्लॉथिंग वगैरह करनी है, अच्छे से बेडिंग करनी है। मदर एंड न्यूबॉर्न टुगेदर, माँ को और बच्चे को साथ में रखना है। वार्म ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं न्यूनेट का तो स्किन टू स्किन वार्म ट्रांसपोर्टेशन हमें करना है। रिसक्सीटेशन भी अगर कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर उसे मेंटेन करना है, वार्म रिसक्सीटेशन देंगे। एंड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, तो ये 10 स्टेप्स आते हैं वार्म चेन में। तो हाइपोथर्मिया वाले न्यूनेट को हमें, यदि हमें LBW से प्रिवेंट करना है न्यूनेट को, तो ये जो वार्म चेन है इसके 10 स्टेप्स हमें फॉलो करने रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया में न्यूनेटल डेथ होने के सबसे ज़्यादा क्या मोस्ट कॉमन कॉज है। ऑप्शन नंबर ए इज़ प्री मैच्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी इज़ इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ HIE। HIE का यहाँ पर जो है फुल फॉर्म है हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो हमारा इंडिया है यहाँ पर न्यूनेटल डेथ होने का क्या कॉमन कॉज हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी जो है हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज है न्यूनेटल डेथ होने के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है KMC इज़ मोस्टली एप्लीकेबल टू वुमन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो KMC है, कंगारू मदर केयर है, ये मोस्टली कौन सी वुमेंस को एप्लीकेबल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑल प्रेग्नेंट वुमन, सभी प्रेग्नेंट वुमेंस जो हैं इसे दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ ओनली वुमन हु आर एट हाई रिस्क ऑफ डिलीवरिंग अ प्री टर्म और LBW बेबीज़, सिर्फ उन्हीं वुमेंस को एडवाइस करना है जो कि जिनके प्री टर्म बेबीज़ या लो बर्थ वेट बेबीज़ डिलीवर हुए हैं, या फिर ओनली वुमन हु आर बुक्ड टू डिलीवर इन हॉस्पिटल, या फिर ऐसी वुमेंस को जो कि हॉस्पिटल में डिलीवरी करने के लिए बुक किए गए हों, या फिर ओनली प्राइमी ग्रेविडा वुमेंस जिनका फर्स्ट बेबी हो, प्राइमी ग्रेविडा वुमेंस हैं, उन्हें एडवाइस किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ओनली वुमन हु आर एट हाई रिस्क ऑफ डिलीवरिंग अ प्री टर्म और LBW लो बर्थ वेट बेबीज़। जो वुमेंस इस कंडीशन में रहेंगी कि उनका जो बेबी है वो प्री टर्म हो या लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं, तो उन वुमेंस को जो है यहाँ पर KMC के लिए एप्लीकेबल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द पोजिशन ऑफ द बेबी ड्यूरिंग KMC शुड बी। यहाँ पर पूछा गया है कि KMC देते टाइम, कंगारू मदर केयर देते टाइम जो बेबी है उसे कौन सी पोजीशन देना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्पेशल गारमेंट इज़ नीडेड, कोई स्पेशल गारमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर ऑप्शन नंबर बी इज़ अ ब्लैंकेट इज़ यूज्ड टू कीप द इन्फेंट ऑन द मदर्स बैक, या फिर हमें एक ब्लैंकेट से जो इन्फेंट है उसे मदर की बैक पे हमें उसे कवर करना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ कीप बेबी इन मदर चेस्ट, हेड टर्न्ड टू वन साइड एंड सपोर्ट बॉटम विद द बेल्ट और हैंड, या फिर हमें जो बेबी है उसे मदर के चेस्ट पर रखना है, बेबी का जो हेड है वो वन साइड टर्न कर देंगे और बॉटम को जो है सपोर्ट करेंगे किसी बेल्ट या फिर हैंड से। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ बेबी शुड बी कैप्ट ऑन मदर्स लेटरल साइड, या फिर जो बेबी है उसे मदर के लेटरल साइड में हमें प्लेस करना है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, कीप द बेबी इन मदर्स चेस्ट एंड हेड टर्न्ड टू वन साइड एंड सपोर्ट बॉटम विथ बेल्ट और हैंड्स। तो यहाँ पर जो बेबी है उसे मदर जो है अपने चेस्ट पे कवर करके रखेंगी, उसका जो बेबी उसका हेड एक साइड टर्न रहेगा और नीचे की तरफ जो है बॉटम बेल्ट या फिर हैंड से हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु शुड टेक द इन्फेंट आउट ऑफ द इंक्यूबेटर फॉर KMC। यहाँ पर पूछा गया है कि जो इन्फेंट है उसे जो KMC मतलब कंगारू मदर केयर देने के लिए हम उसे वहाँ से उठा रहे हैं, तो कौन उसे जो है टेक आउट कर सकता है इन्फेंट को इंक्यूबेटर से, कौन ले सकता है? ओनली द डॉक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ ओनली द नर्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ आइदर द डॉक्टर और नर्स, या तो डॉक्टर्स भी ले सकते हैं या नर्सेज भी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ओनली द मदर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आइदर द डॉक्टर और द नर्स। जब भी इंक्यूबेटर से हम ले रहे हैं इन्फेंट या न्यूनेट जो है उसे कंगारू मदर केयर के लिए, तो डॉक्टर्स या नर्सेज दोनों में से कोई भी जो है इंक्यूबेटर से चाइल्ड को वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच बेबी शुड नॉट बी गिवन KMC। इनमें से किस चाइल्ड को हम KMC कंगारू मदर केयर हमें नहीं देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज़ बेबी इन इंक्यूबेटर, जो बेबी इंक्यूबेटर्स पर हो उन्हें। ऑप्शन नंबर बी इज़ बेबीज़ हु आर हैविंग रिकरेंट एपनिया, जिस बेबी को रिकरेंट एपनिया हो रहा हो, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही हो, उन्हें नहीं देना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ बेबीज़ हु आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग येट, या फिर जो बेबी हैं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हैं उन्हें, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ बेबी हुज वेट इज़ लेस दैन 1200 ग्राम, या फिर ऐसे बेबीज़ जिनका वेट जो है वो 1200 ग्राम से कम हो उन्हें। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, बेबीज़ हु आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग येट, जो बेबीज़ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे होते हैं उन्हें यहाँ पर हम KMC जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है द ड्यूरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग KMC शुड बी। KMC कंगारू मदर केयर जो है इसे प्रोवाइड करने का कितना ड्यूरेशन रहता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ 1 आवर, ऑप्शन नंबर बी इज़ हाफ एन आवर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 3 आवर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 2 आवर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 1 आवर। जो KMC प्रोवाइड करने का ड्यूरेशन है वो है 1 आवर। 1 आवर के ड्यूरेशन तक हम KMC कंगारू मदर केयर जो है 1 घंटे के लिए प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाइपोथर्मिया इज स्टेटेड एज बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथर्मिया हम कब स्टेट करेंगे? जब बॉडी टेम्परेचर इनमें से कितना डिग्री सेल्सियस रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस के जितना इक्वल हो। ऑप्शन नंबर बी इज़ बिलो 36.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो। ऑप्शन नंबर सी इज़ बिटवीन 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस हो, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ अबव 38 डिग्री सेल्सियस, या फिर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी बिलो 36.5 डिग्री सेल्सियस। जो हाइपोथर्मिया है अगर 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम बॉडी टेम्परेचर रहेगा तो उसे हाइपोथर्मिया कंसीडर करेंगे। अब इसमें भी जो है अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं, जैसे मॉडरेट हाइपोथर्मिया एंड सीवियर हाइपोथर्मिया। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे मॉडरेट हाइपोथर्मिया है अगर न्यूनेट को, तो उसे अब आप कब कंसीडर करेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज़ बिलो 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी इज़ 32 टू 35.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इज़ 33.6 टू
to 36.2 degree Celsius and option number D is 36.4 to 37.2 degree Celsius. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 32 to 35.9 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछा गया है सीवियर हाइपोथर्मिया इन अ नियोनेट इज। अब यहाँ पर जो है सीवियर हाइपोथर्मिया पूछ लिया गया है कि यदि जो नियोनेट है उसे सीवियर हाइपोथर्मिया है तो कितना टेम्परेचर रहेगा बॉडी का। When the body temperature is below 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से बिलो रहेगा। When the body temperature is below 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस से कम रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज 30। नंबर सी इज when the body temperature is above 34 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस से अबव रहना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर डी इज when the body temperature is above 36 डिग्री सेल्सियस, या फिर जो बॉडी टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस से अबव रहना चाहिए। तो यहाँ पर सीवियर हाइपोथर्मिया हमें बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी when the body temperature is below 32 डिग्री सेल्सियस। यदि 32 डिग्री सेल्सियस से जो है कम हो गया है बॉडी टेम्परेचर तो उस कंडीशन को हम सीवियर हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाइपोथर्मिया इन न्यूनेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सभी जो है हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में आते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज हाइपर एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन नंबर सी इज एपनिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज टैकिपनिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए हाइपर एक्टिविटी। अगर पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो रहा है नियोनेट को तो उसमें हमें हाइपर एक्टिविटी जो है ये देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जो सिम्टम्स हैं जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एपनिया एंड टैकिपनिया ये कंडीशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लैग साइन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विच डिसीज़। यहाँ पर पूछा है कि जो फ्लैग साइन है वो इनमें से कौन सी डिसीज़ का क्लिनिकल फीचर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ क्वाशियोर्कर, ऑप्शन नंबर सी इज़ मरासमस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रिकेट्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी क्वाशियोर्कर। फ्लैग साइन जो है क्वाशियोर्कर वाली डिसीज़ कंडीशन में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप जो है सिम्टम्स देख सकते हैं। फ्लैग साइन में क्या होता है जो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं हेयर्स के जो कलर हैं थोड़े से भूरे भूरे टाइप के जो कलर हो जाता है हेयर्स का, इस टाइप के कलर्स के जो हेयर्स हैं वो देखने को मिलते हैं क्वाशियोर्कर वाली डिसीज़ कंडीशन में, और उसी को बोला जाता है फ्लैग साइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बेस्ट इंडिकेटर फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर अ चाइल्ड इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है जो कि बच्चों में न्यूट्रिशनल स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ मिड आर्म सर्कमफेरेंस, ऑप्शन नंबर बी इज़ हेड सर्कमफेरेंस, ऑप्शन नंबर सी इज़ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट एंड वेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ चेस्ट सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट एंड वेट। जो यदि जो चाइल्ड है उसका क्या हो हाइट और वेट जो है उसकी एज के अकॉर्डिंग जो है सही जो ग्रो कर रहा है तो हम उसका इंडिकेट करेंगे कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है चाइल्ड का वो गुड है। तो इसलिए अगर किसी भी चिल्ड्रन का न्यूट्रिशनल स्टेटस आइडेंटिफाई करना है तो उसकी हाइट और वेट जो है उसके
एज के अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ देखेंगे और यही जो है बेस्ट इंडिकेटर कहलाता है। आज के वीडियो में हमने पीडियाट्रिक नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।